दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त जापानीज सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री मूवी लेकर आया हूं जिसमें दिखाई गई इन्वेस्टिगेशन आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। और आखिर में जब क्लाइमेक्स के अंदर असली खूनी बाहर आएगा तो आपको इस मूवी की बेहतरीन कहानी का अंदाजा हो जाएगा। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत में हमें सोफी और उसके बॉयफ्रेंड मिसुम को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि ये दोनों असल में पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन सोफी उसे अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। सोफी एक मशहूर मिस्ट्री बुक राइटर है और हम देखते हैं कि आज उसकी एक बुक की साइनिंग सेरेमनी होनी थी, लेकिन सोफी वहां नहीं पहुंची थी, जिस वजह से उसकी सेक्रेटरी को उस बुक स्टोर के मैनेजर के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। अब वहां सोफी के कई फैंस लाइन में खड़े हुए थे, इसलिए सेक्रेटरी एक बार फिर जल्दी से सोफी को कॉल करती है, लेकिन सोफी अपने बॉयफ्रेंड के साथ व्यस्त होने की वजह से उस कॉल को रिसीव ही नहीं कर पाती। अब हम देखते हैं कि सोफी की तरह मिसुम भी एक राइटर है, लेकिन वो सोफी जितना पॉपुलर नहीं है और उसका राइटिंग का करियर इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है। अब रात को जब सोफी अपने रूम पर पहुंचती है तो उसकी सेक्रेटरी उसे खूब डांटती है क्योंकि उसने जानबूझकर सुबह की साइनिंग सेरेमनी मिस कर दी थी। वो कहती है कि इस तरह फैंस को नाराज नहीं किया करते, क्योंकि ऐसे फैंस बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो आपके लिए घंटों तक खड़े होकर वेट करें। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसी सेक्रेटरी है जो अपनी बॉस पर ही इतना गुस्सा कर रही थी। तो दरअसल बात यह है कि सोफी और उसकी सेक्रेटरी एक ही फ्लैट में रहती हैं और इनका प्यार बिल्कुल सगी बहनों जैसा है, जिस वजह से ये एक दूसरे को आगे पुश करती रहती हैं। हम देखते हैं कि रात को सोफी के पास अचानक से मिसुम का कॉल आता है, जो उसे रात में ही एक पुल के पास मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन सेक्रेटरी के गुस्से की वजह से सोफी मना कर देती है कि अभी वो नहीं आ सकती, इसलिए कल मिलेंगे। इसके बाद मिसुम उस कॉल को काट देता है और फिर वो अपनी जेब से एक लेटर निकालकर उसे पानी में फेंक देता है और आखिर में वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सोफी के घर पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो उसे बताते हैं कि सुबह उनकी नजर मिसुम की लाश पर पड़ी, जो पानी में तैरती हुई पाई गई थी। ये सुनकर सोफी के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अब ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि ये कहना मुश्किल है कि मिसुम ने खुद की जान ली या फिर ये कोई दुर्घटना थी या फिर किसी ने उसे मारा, इसलिए हम फिलहाल उसके केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वक्त वक्त पर तुमसे मिलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें हमारे साथ लाश की पहचान करने चलना पड़ेगा। तो इस तरह जब सोफी वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि वो सच में मिसुम ही है। अब आगे लाश की पहचान के बाद सोफी को उन ऑफिसर्स से पता चलता है कि मिसुम पर पूरे 2 मिलियन येन का कर्ज था, साथ ही उसका करियर खराब चल रहा था और हाल ही में उसे 2 टीवी शोज से भी हटा दिया गया था। तो हो सकता है उसने इसी वजह से डिप्रेशन में आकर अपनी जान ली हो, लेकिन सोफी उनकी इन बातों पर यकीन नहीं करती कि मिसुम जैसा जिंदा दिल इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। और भले ही वो उसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन में रहती थी, लेकिन वो उसको इतना तो जानती थी कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। खैर, अब रास्ते से गुजरते वक्त सोफी को मिसुम के साथ बिताए हुए प्यारे लम्हे और उसकी प्यार भरी बातें याद आती हैं, जिस वजह से वो वहीं पर रोने लगती है। अब उसी शाम सोफी की सेक्रेटरी उसके फ्लैट में पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि सोफी अपने कमरे में नहीं होती। इसके बाद अब वो उसके नंबर पर कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उसका फोन तो रूम में ही रखा हुआ है। अब वो नोटिस करती है कि पहली बार वो बिना फोन लिए कमरे से गायब है, यानी आज से पहले वो कभी बिना फोन के बाहर नहीं गई थी। अब सेक्रेटरी को ये देखकर डर लगने लगता है कि कहीं सोफी भी मिसुम की तरह खुद की जान ना ले ले, लेकिन फिलहाल उसके लिए दिक्कत ये थी कि आखिर वो उसे कहाँ ढूंढे। पर तभी उसे लगता है कि कहीं वो उसी ब्रिज पर ना गई हो जहाँ मिसुम ने अपनी जान दी थी, इसलिए वो भी फौरन उस ब्रिज पर पहुंच जाती है। फिर वो देखती है कि सोफी वहां चुपचाप खड़ी होती है और पानी की तरफ देख रही होती है। ये देखकर सेक्रेटरी सोचती है कि अब सोफी भी उस ब्रिज से कूदेगी, लेकिन पास आने पर सोफी उससे कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि मिसुम ने भी खुद की जान नहीं ली और ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसे जरूर किसी ने मारा होगा। लेकिन आखिर कोई उसे क्यों मारेगा? क्या किसी लेनदार ने उसको मारा होगा? खैर, जो भी हो, लेकिन मैं उसके बारे में पता लगा कर रहूंगी ताकि उसे याद के रूप में अपने पास रख सके। पर तभी अपार्टमेंट में अकीरा आती है, जो कि एक फोटोग्राफर है। असल में अकीरा कभी मिसुम के साथ काम करती थी, इसलिए आज वो अपना कोई सामान मिसुम के घर लेने आई थी।
लेकिन तब तक मिसुम का सारा सामान सोफी के घर पर जाने के लिए ऑलरेडी पैक हो चुका था। इसलिए सोफी उसको अगली सुबह अपने घर आने के लिए कह देती है ताकि वो अपना सामान बाकी के सामान में से चुन सके। लेकिन तभी अकीरा कुछ ऐसा कहती है जिससे सोफी के मन में थोड़ा डाउट हो जाता है कि प्लीज जब तक मैं ना आऊं तब तक आप उस सामान को हाथ ना लगाना, कहीं मेरा सामान खराब ना हो जाए। अब हालांकि सोफी को यह सब अजीब लगता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहती और उसकी बात मान जाती है। इसके बाद रात को जब सेक्रेटरी को ये शर्त पता चलती है तो उसे भी बहुत हैरानी होती है। इसलिए अब सोफी डिसाइड करती है कि वो मिसुम के सारे सामान को रात में ही चेक करेगी ताकि कोई सबूत या सुराग हो तो उसे पता चल सके। इसलिए अब वो अपनी सेक्रेटरी को मिसुम की डायरी दिखाते हुए कहती है कि इस डायरी के हिसाब से मिसुम कल जिम गया था। तो सेक्रेटरी कहती है मिसुम के पैर में तो पिछले साल से गंभीर चोट थी और वो ठीक से चल भी नहीं सकता था, तो ऐसी हालत में आखिर वो जिम क्यों गया होगा। इसलिए वो आगे कहती है शायद हो सकता है कि वो किसी से मिलने गया हो। तभी सोफी को अचानक से ख्याल आता है कि यामामोरी स्पोर्ट्स क्लब के प्रेसिडेंट मिस्टर यामामोरी भी उसी जिम में एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए हो सकता है कि मिसुम अपनी अगली बुक के लिए जानकारी जुटाने मिस्टर यामामोरी से मिलने गया हो। इसलिए अब सोफी अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि क्या तुम कल किसी भी हालत में मिस्टर यामामोरी से मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकती हो। तो सेक्रेटरी इसके लिए हाँ कह देती है कि हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह मिसुम का सामान फ्लैट में पहुंचाया जा रहा होता है और सोफी उसे अंदर रखवा रही होती है और तभी अचानक उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखता है जो नीचे से उस पर नजर रख रहा होता है। हालांकि सोफी ने पहले उसे कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उसे लाइटली लेकर इग्नोर कर देती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब सोफी मिस्टर यामामोरी के ऑफिस के लिए निकलती है तो वही बुजुर्ग आदमी अब सोफी के फ्लैट का दरवाजा खोलकर उसके अंदर घुस जाता है। वहीं दूसरी ओर यामामोरी के अपॉइंटमेंट का इंतजार करते वक्त सोफी और सेक्रेटरी की मुलाकात जिम इंस्ट्रक्टर जैक से होती है, जो असल में यामामोरी का छोटा भाई होता है। खैर, इसके बाद वो दोनों मिस्टर यामामोरी से उनके ऑफिस में मिलते हैं, जहां जैसे ही सोफी यामामोरी को मिसुम की मौत के बारे में बताती है तो वो पूरी तरह से सन्न रह जाता है। इसके बाद सोफी कहती है कि सर, मुझे शक है कि मिसुम की हत्या हुई है और उसने खुद को नहीं मारा है। इसीलिए क्या आप बता सकते हैं कि मिसुम जब जिम में आपसे मिला था तब क्या वो आपको किसी बात से परेशान दिख रहा था। अब इससे पहले कि यामामोरी उसे कोई जवाब दे पाता, उसे एक कॉल आ जाता है और फिर उसके व्यस्त हो जाने पर सोफी भी वहां से चली जाती है। इसके बाद सोफी उस ऑफिस से निकलते वक्त यामामोरी की पत्नी सैरा और उनकी बेटी यूमी को यामामोरी के ऑफिस की ओर जाते हुए देखती है। अब यहाँ यामामोरी की असिस्टेंट से सोफी को पता चलता है कि यूमी असल में अपनी दोनों आंखों से देख नहीं सकती और इसीलिए मिस्टर यामामोरी उसकी बहुत देखभाल करते हैं। खैर, अब वहाँ से बाहर निकलते वक्त सोफी को याद आता है कि उसने अकीरा को इसी वक्त अपने घर पर मिसुम के सामान के लिए बुलाया था। इसलिए अब वो भागकर अपने घर की ओर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में अचानक उसके पास खुद ही अकीरा का कॉल आ जाता है। अब अकीरा उससे कहती है कि मेरा वो सामान मिल गया जो मुझे लगा कि मिसुम के घर पर होगा, इसलिए अब मुझे आपके घर आने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर सोफी को राहत मिलती है कि अब उसे घर जल्दी भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो उसे मिसुम के बॉक्स पर किसी और के बाल दिखते हैं और फिर बॉक्स खोलने पर उसे लगता है कि जरूर उसमें कुछ छेड़छाड़ हुई थी, जबकि पास रखे सारे बॉक्स एकदम सुरक्षित थे। इसके बाद सोफी तुरंत इस बारे में अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके सारा माजरा बताती है और अपना शक जताती है कि अकीरा ने ही ताला तोड़कर मिसुम का जरूरी सामान चुराया होगा। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करेगी? आखिर ऐसा क्या सामान हो सकता है? कहीं उसी ने तो मिसुम के साथ कुछ गलत नहीं किया? क्योंकि पहले तो वो उस सामान के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन अब बाद में उसने खुद कॉल करके बहाना बनाया कि सामान मिल गया है। इसलिए हम देखते हैं कि सोफी और उसकी सेक्रेटरी अब अकीरा का पूरा बायोडेटा जानने के लिए उसके पब्लिशिंग हाउस के एडिटर से मिलती है। अब वो एडिटर उन्हें एक आर्टिकल दिखाता है जिसमें लगी हुई फोटो अकीरा ने ही क्लिक की थी, जबकि राइटिंग का काम मिसुम ने किया था। वो कहता है कि मिसुम अलग अलग जगहों पर जाकर लिखता था और अकीरा वहां की फोटो लेती थी। और इसी बीच दोनों की मुलाकात ठीक 1 साल पहले हासुने आइलैंड के एक खौफनाक हादसे के बाद हुई थी। ये सुनकर सोफी हैरान होते हुए पूछती है, कैसा हादसा, क्या हुआ था वहाँ? तो एडिटर बताता है, असल में हासुने आइलैंड पर एक बोट हादसा हुआ था जहाँ मिसुम और अकीरा समेत कुल 10 वॉलंटियर्स गए थे। लेकिन फिर वो बोट बीच में अचानक चकनाचूर हो गई, जिसमें से 10 लोगों में से 9 लोग तो बच गए, लेकिन एक मारा गया। वो आगे बताता है कि उसी हादसे में मिसुम की एक टांग भी जख्मी हुई थी, जिसके कारण वो ठीक से चल नहीं पाता था। और हाँ, उसकी वो बोट ट्रिप किसी स्पोर्ट्स क्लब ने ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा।
तो ये सुनकर सोफी एकदम से पूछती है, क्या उसका नाम यामामोरी स्पोर्ट्स क्लब था? तो एडिटर हैरान होते हुए कहता है, हाँ, तुम्हारा अंदाजा एकदम ठीक है, वही क्लब था। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है कि अकीरा ने ही सोफी के घर से मिसुम के लिखे कुछ लेटर्स चुराए थे और उनमें से एक लेटर मिसुम ने अकीरा के नाम ही लिखा था, जिसमें लिखा था कि मौत का ये सिलसिला हासुने आइलैंड के सफर से शुरू हुआ था। अब इतना सब होने के बाद सोफी को लगने लगता है कि उसे इस बारे में सीधा अकीरा से बात करनी चाहिए, ना कि इधर उधर के लोगों से, क्योंकि वही उसे सच्चाई बता सकती है और अगर वो झूठ बोलेगी तो उसके एक्सप्रेशंस सब जाहिर कर देंगे। तो इस तरह अब थोड़ी देर बाद जब सोफी अकीरा से जांच करने उसके घर जाती है तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती, क्योंकि अब उसे पता चलता है कि अकीरा की भी मौत हो चुकी है, वो भी उसकी खुद की बिल्डिंग के ऊपर से कूदने की वजह से। लेकिन सोफी अंदाजा लगा लेती है कि अकीरा ने खुद को नहीं मारा, बल्कि उसे भी किसी ने छत से फेंक दिया होगा। अब अगले दिन अखबार में अकीरा की मौत की खबर छपती है, जिसके बाद सोफी की सेक्रेटरी उसको सलाह देती है कि तुम मिसुम के मर्डर केस से दूर रहो, क्योंकि हाल ही में अकीरा की मौत हुई है, इसलिए मुझे डर है कि इस मामले में कोई तुम्हें बीच में ना ले ले। लेकिन सोफी उससे कहती है कि इतनी दूर आकर मैं इस केस को अधूरा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैं कल ही यामामोरी के ऑफिस में जाकर मिसुम के साथ क्या हुआ इस बारे में पता लगाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां से मुझे कोई प्रॉपर लीड मिल जाएगी। अब अगली सुबह यामामोरी की असिस्टेंट सोफी के कहने पर उन 8 वॉलंटियर्स की लिस्ट उसे लाकर देती है जो मिसुम और अकीरा के साथ हासुने आइलैंड की ट्रिप पर गए थे। अब इस लिस्ट को देखकर सोफी सबसे पहले मैक्स नाम के वॉलंटियर को बुलाती है, जहां मैक्स उसे बताता है, हम लोग जब शिप में बैठे थे तभी अचानक वो शिप डूब गई और मैं तो आधा बेहोश हो गया था, लेकिन फिर भी किसी तरह से 9 वॉलंटियर्स, जिसमें मैं भी शामिल था, वो आइलैंड के एक कोने तक पहुंच गए, जबकि 10वां वॉलंटियर वहीं मारा गया जो वहां से निकल नहीं पाया। अब ये इन्फॉर्मेशन देकर मैक्स वहां से चला जाता है और अब तक की जांच से इन लोगों को पता चलता है कि आइलैंड में मरे गए व्यक्ति का नाम डैनियल था और उसके बारे में जानने के लिए उसके भाई से बात करनी होगी जिसका नाम है जॉन। इसलिए अब सोफी सीधा जॉन से मिलने उसके घर चली जाती है, जहां जॉन उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि डैनियल की मौत बोट डूबने से हुई, क्योंकि वो तो एक प्रोफेशनल स्विमर था और गहरे पानी में भी आसानी से तैर सकता था। वो आगे बताता है कि मुझे शक है इस सब में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी शामिल थी, जो वॉलंटियर के रूप में उस वक्त उसके साथ थी, क्योंकि डैनियल की मौत के बाद मैंने उसके कमरे में एक लेटर देखा था जिसमें किसी लड़की की हैंडराइटिंग थी और उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारा कमरा साफ करके डुप्लीकेट चाबी अपने पास रख ली है। अब सोफी पूछती है कि इसके अलावा और भी कोई चीज है या डिटेल है जिस वजह से तुम्हें उस लड़की पर शक है, तो वो याद करके बताता है कि हाँ, शायद उसी लड़की ने डैनियल की जेब से शराब का फ्लास्क चुराया होगा जो वो हमेशा अपने पास पॉकेट में रखता था। और मैं ऐसा इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि डैनियल सिर्फ वही एक चीज अपने पास पॉकेट में ले गया था, लेकिन जब उसकी लाश मिली तो वो फ्लास्क उसके पास नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफी 5वें वॉलंटियर माइकल से मिलती है, जो कि पेशे से एक एक्टर होता है। हालांकि माइकल उसे झूठ बोलता है कि डैनियल का डूबना महज एक एक्सीडेंट था, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था और वो कहता भी था कि उसे स्विमिंग नहीं आती। लेकिन ये सुनकर सोफी कहती है कि नहीं, डैनियल के भाई का तो ये कहना है कि वो एक प्रोफेशनल स्विमर था और उसने 4 साल तक स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की थी, जिस वजह से वो गहरे पानी में भी आसानी से तैर सकता था। तो क्या तुम झूठ बोल रहे हो? अब माइकल का झूठ पकड़ा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं, इसलिए वो सोफी से बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। यानी एक चीज तो साफ थी कि माइकल जरूर कुछ ना कुछ तो छुपा रहा था। खैर, अब रात के वक्त सोफी और उसकी सेक्रेटरी अपने रूम में होती हैं और तभी सेक्रेटरी को सोफी के फोन पर एक कॉल आता है। अब कॉल रिसीव करके वो सोफी को बताती है कि वो माइकल कल रात तुमसे अकेले में कोई जरूरी बात करना चाहता है। तो अगले दिन सोफी माइकल से मिलने तय समय पर बाहर निकलती है, लेकिन न्यूज में उसे पता चलता है कि माइकल की उसी शाम मौत हो चुकी है। न्यूज से उसे ये भी पता चलता है कि माइकल को शायद किसी ने सबवे ट्रैक की पटरी पर धक्का देकर मारा था और अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वो हत्यारा कौन हो सकता है। असल में माइकल एक मशहूर एक्टर था, इसलिए उसकी हत्या की खबर टीवी पर चल रही थी और उसके कई फैंस इस वक्त सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच न्यूज में सोफी देखती है कि जब माइकल के कुछ किरदारों को पर्दे पर दिखाया जा रहा था तो उसमें से एक किरदार में उसने एक बूढ़े आदमी का गेटअप ले रखा था। अब वो गेटअप देखकर सोफी अचानक से चौंक जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि माइकल का वो लुक बिल्कुल उस बुजुर्ग आदमी से मेल खाता है जो उस दिन उसके अपार्टमेंट के बाहर नजर रख रहा था जब ये लोग घर से निकल रहे थे। इससे सोफी को अंदाजा हो जाता है कि माइकल खुद भेष बदलकर सोफी के घर की निगरानी कर रहा था,
ताकि उसके जाते ही वो अंदर जा सके और फिर उन लेटर्स को चुराकर अकीरा को दे सके। यानी वो बाल असल में अकीरा के नहीं बल्कि माइकल के उस गेटअप में से निकले होंगे। लेकिन अब सोफी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अकीरा और माइकल दोनों मर चुके हैं। तो आखिर वो कौन है जो एक एक करके सभी को मार रहा है और क्यों? खैर, अब अगली सुबह सोफी मिस्टर यामामोरी की बेटी यूमी के स्कूल पहुंचती है और वहां उससे मिलती है। यहाँ उसे पता चलता है कि यूमी भले ही आंखों से अंधी थी, लेकिन उसकी इंद्रियां बेहद तेज थी। अब यूमी उसे बताती है कि उस दिन बोट के डूबते ही मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन बाकी वॉलंटियर्स ने मुझे बचा लिया। पर उस वक्त होश आने पर मुझे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वो बताती है कि वो लड़की बार बार चीख कर वॉलंटियर्स से गुहार लगा रही थी कि कोई उसके बॉयफ्रेंड को बचाए, लेकिन फिर भी किसी ने पानी में कूदकर उसे बचाने का जोखिम नहीं उठाया, जिस वजह से उसका बॉयफ्रेंड वहीं मर गया। तो इसके बाद सोफी और उसकी सेक्रेटरी इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि जिसे बचाने के लिए वो अनजान लड़की गुहार लगा रही थी, वो लड़का असल में डैनियल ही था, क्योंकि उस ग्रुप में सिर्फ उसकी ही मौत हुई थी। और शायद वो लड़की जिसके बारे में यूमी बता रही थी वो शिंको होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन संदिग्धों की लिस्ट में शिंको ही एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसे वो अभी तक ट्रैक नहीं कर पाए थे, और ऊपर से किसी को नहीं पता था कि वो अभी कहाँ है। खैर, अब इसके बाद घर पहुंचते ही सोफी देखती है कि मिस्टर यामामोरी उसके घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। अब यामामोरी उसे बताते हैं, हम और बाकी बचे हुए सारे वॉलंटियर्स फिर से उसी हासुने आइलैंड पर जा रहे हैं जहां 1 साल पहले गए थे, और मेरी बेटी यूमी की जिद है कि इस बार तुम भी हमारे साथ आओ। तो सोफी इसके लिए एक बार में मान जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उस जगह पर जाकर शायद उसे कोई सुराग मिल जाए। फिर 1 हफ्ते बाद सोफी अपनी सेक्रेटरी के साथ हासुने आइलैंड की ओर बढ़ती है, और यहाँ हम देखते हैं कि जो वॉलंटियर्स डैनियल की हत्या के वक्त बचे थे वो भी दोबारा उस आइलैंड पर जा रहे होते हैं, मानो 1 साल पहले का घटनाक्रम दोहराया जाने वाला हो। अब आइलैंड के रिसोर्ट पर पहुंचकर सभी रिफ्रेशमेंट के लिए रुकते हैं, क्योंकि सफर की वजह से सभी के अंदर थकान होती है। अब इसी दौरान सोफी पहली बार शिंको का चेहरा देखती है और सोचने लगती है कि आखिर किस वक्त उससे बात की जाए। खैर, फिर दिन भर घूमने फिरने के बाद सभी लोग थक जाते हैं, इसलिए सोफी तय करती है कि अब अगली सुबह ही शिंको से डैनियल की मौत के बारे में बात करेगी। लेकिन तभी उसकी सेक्रेटरी को दिखता है कि रात को 9:40 पर शिंको उस रिजॉर्ट से निकलकर अचानक जंगल की ओर जा रही है। लेकिन फिर भी वो उसे पास नहीं बुलाते और 10 बजे सोने चले जाते हैं। और तभी 1 घंटे बाद रात 11 बजे सोफी की नींद टूटती है, जो अपने कमरे से बाहर निकलकर देखती है कि रिजॉर्ट में सभी मौजूद हैं, सिवाय उसकी सेक्रेटरी के। अब इस बात का एहसास होते ही सभी उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, जिसके बाद रात से सुबह होने तक वो खोज जारी रहती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। लेकिन फिर अचानक एक जगह पर सोफी देखती है कि उसकी सेक्रेटरी मर चुकी है और उसकी लाश वहां पड़ी हुई है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर अचानक हमें पता चलता है कि 7 साल पहले सोफी की शादी बेंजो नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, जो कि खुद भी एक प्रोफेशनल राइटर था। लेकिन सोफी को कामयाबी जल्दी मिल गई थी, जबकि बेंजो की राइटिंग किसी को पसंद नहीं आ रही थी, जिस वजह से उसे काम मिलने में दिक्कत हो रही थी। हर बार सोफी के लिए पार्टी रखी जाती थी, जहां लोगों की नजरें उसे घूरती थी, इसलिए वो इस सब से धीरे धीरे अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा था। और फिर वो सोफी की सफलता से मन ही मन जलने भी लगा था। पर फिर उसने सोचा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए एक समय ऐसा आया कि दोनों ने अपने काम स्विच कर दिए। यानी सोफी सिर्फ लिखने लगी और बेंजो घर संभालने लगा। पर यह काम बेंजो को उसकी नाकामयाबी का एहसास दिलाता रहा और वो धीरे धीरे सोफी से नफरत करने लगा। और फिर इसी बीच एक दिन बेंजो ने सोफी के लिए अच्छा ब्रेकफास्ट तैयार किया, ताकि वो भी अच्छा फील करे और उनका रिश्ता भी पुराने जैसा हो जाए। अब उसे उम्मीद थी कि वो उसकी तारीफ करेगी, लेकिन उल्टा सोफी अपने एडिटर के कॉल में व्यस्त रहती है और उसके खाने को नजरअंदाज करके एक तरफ चली जाती है। फिर ये देखकर बेंजो को इतना गुस्सा आता है कि वो पूरे ब्रेकफास्ट को टेबल से उलट देता है, जिसके बाद वो सोफी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चला जाता है। अब उस दिन के बाद हम देखते हैं कि सोफी को भी बहुत बुरा लगा था, जिस वजह से वो एक भी बुक नहीं लिख पाई थी। लेकिन आज वो फैसला करती है कि अपनी सेक्रेटरी के असली हत्यारे को ढूंढकर उसी पर अपनी अगली बुक लिखेगी। इसके बाद वो नीचे जाकर सभी मेहमानों से कहती है कि मेरी सेक्रेटरी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि उसका मर्डर हुआ है और कातिल यहाँ मौजूद मेहमानों में से ही कोई एक है, जिसका हमें पता लगाना है। लेकिन तभी वहां मौजूद एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कल रात तुम्हारी सेक्रेटरी ने 10 बजे तुम्हें सुलाया था, यानी उसका मर्डर 10 बजे के बाद हुआ।
लेकिन इसमें अजीब बात यह है कि रिजॉर्ट में ठहरे किसी भी आदमी ने रात के 9:50 के बाद बाहर कदम नहीं रखा। तो ये सुनकर सोफी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी सोफी को एहसास होता है कि उसकी सेक्रेटरी ने मरने से पहले ठीक 9:40 पर शिंको को रिजॉर्ट से जंगल की ओर जाते देखा था। और इसके बारे में जब शिंको से पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि मैं जंगल में सिर्फ 10 मिनट रही थी और 9:50 के बाद मैं मैक्स के साथ रिजॉर्ट की छत पर आ गई थी। यहाँ सभी ने मुझे देखा था। तो ये सुनकर बाकी सब भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन सोफी को समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी सेक्रेटरी और पिछले 3 मर्डर्स यानी मिसुम, अकीरा और माइकल के कत्ल किसने किए। अब दूसरे दिन आइलैंड से लौटते वक्त भी सोफी अकेली बैठकर यही सोचती रहती है कि इस केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन को कैसे शुरू किया जाए। लेकिन तभी यूमी उसके पास आती है और सोफी से कुछ जरूरी बात करने लगती है। अब यूमी उसे बताती है कि तुम्हारी सेक्रेटरी के मर्डर की रात जब शिंको रिजॉर्ट से बाहर निकली थी तो उस दरवाजे की एक बार नहीं बल्कि 2 बार बंद होने की आवाज आई थी। यानी इसका मतलब शिंको के साथ साथ कोई दूसरा भी वहां से बाहर निकला था। वो आगे बताती है कि साथ ही मैंने उस आदमी के गुजरते वक्त उसकी सिगरेट की महक नोटिस की थी। अब ये सुनकर सोफी अनुमान लगाती है कि इस बोट में सिर्फ मैक्स ही है जो सिगरेट पीता है। तो इस तरह ये जानकारी लेने के बाद सोफी अपने घर लौटती है और फिर वहां से अपनी सेक्रेटरी का पर्स खंगालते वक्त डेनियल का वही शराब का फ्लास्क मिलता है। साथ ही उसके पर्स के अंदर एक फोटो भी निकलती है जिसे देखकर सोफी की आंखें चौंधिया जाती हैं। लेकिन ये फोटो हमें फिलहाल दिखाया नहीं जाता। लेकिन इसके बाद सोफी के सामने कई चीजें साफ हो जाती हैं और फिर वो फौरन उस शख्स से जाकर मिलती है जिसने उसकी सेक्रेटरी की हत्या की थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शिंको थी। लेकिन अब सोफी शिंको से कहती है, तुमने सिर्फ मेरी सेक्रेटरी का खून किया है, बाकी लोगों का नहीं, क्योंकि असल में मेरी सेक्रेटरी ही वो शख्स थी जिसने मिसुम को ब्रिज से धक्का दिया। अकीरा की जान ली और फिर माइकल को मेट्रो की पटरी में फेंका। वो कहती है कि असल में वो उन तीनों की हत्या करने के बाद तुमको भी मारना चाहती थी, लेकिन उसे एक ठोस अलिबाई चाहिए थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। सोफी आगे बताती है कि मेरी सेक्रेटरी ने 9 बजे तुमको रिजॉर्ट से बाहर निकलते देखा था और फिर तुम्हारे जाने के तुरंत बाद मैक्स तुम्हारा पीछा करते हुए बाहर गया। लेकिन मेरी सेक्रेटरी को ये नहीं पता था। असल में मुझे उस आइलैंड पर लग रहा था कि मैं 10 बजे सोई थी, लेकिन सच ये है कि मैं असल में उस रात 9:30 बजे सो गई थी। दरअसल मेरी सेक्रेटरी ने मेरे कमरे में लगी घड़ी को आधा घंटा आगे कर दिया था ताकि इन 30 मिनट्स में वो तुमको मार सके। लेकिन जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो मेरी सेक्रेटरी ने मुझे समझाया कि मैंने 9:40 पर शिंको को बाहर निकलते देखा, जबकि तुम आधा घंटे पहले ही जा चुकी थी। फिर रात में जब मैं पूरी तरह से सो गई तो मेरी सेक्रेटरी ने घड़ी का समय सही कर दिया और तुमको मारने चली गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैक्स तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हारे बचाव में मैक्स भी था और तुम्हें बचाते वक्त गलती से मैक्स के हाथों मेरी सेक्रेटरी चट्टान से गिरकर मर गई। सोफी कहती है कि ये थ्योरी मुझे तब समझ में आई जब मैंने अपनी सेक्रेटरी का पर्स चेक किया और उसमें मुझे डैनियल और अपनी सेक्रेटरी के साथ वाली फोटो मिली। मतलब सेक्रेटरी ही डैनियल की अनजान गर्लफ्रेंड थी। लेकिन अब सवाल आता है कि मेरी सेक्रेटरी ने इतने लोगों को क्यों मारा? तो इसका जवाब सिर्फ तुम ही दे सकती हो, क्योंकि मेरे हिसाब से पिछले साल उस आइलैंड पर जरूर कुछ ऐसा हुआ था जो तुम सभी लोगों ने सभी से छुपा कर रखा है। तो इस तरह अब शिंको ही थी जो उसे सब कुछ बता सकती थी। लेकिन शिंको पछतावे में इतनी डूबी थी कि वो अपना मुंह तक नहीं खोल पाती। पर तभी शिंको का बॉयफ्रेंड मैक्स वहां आता है और सोफी की सेक्रेटरी की सारी सच्चाई खोल देता है, जिसके बाद कहानी सीधा 1 साल पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि असल में डूबने वाला वॉलंटियर डैनियल नहीं बल्कि मैक्स था और मैक्स को छोड़कर बाकी वॉलंटियर्स किसी तरह आइलैंड के एक कोने तक पहुंच गए थे, जिस वजह से शिंको ने अपने बॉयफ्रेंड को डूबता देख सभी से मदद की गुहार लगाई। लेकिन किसी ने अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया, खुद मिसुम ने भी नहीं, क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। पर तभी अचानक डैनियल शिंको की मदद के लिए राजी हुआ, लेकिन एक शर्त पर कि शिंको को उसके साथ एक बार वक्त बिताना होगा। अब शिंको के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसने डैनियल की शर्त मान ली थी। और फिर जैसे ही वो मैक्स को बाहर निकाल लेता है तो उसके बाद वो सीधा शिंको के साथ फिजिकल होने लगता है, जिसे देखकर मैक्स को वो सब बर्दाश्त नहीं होता और वो उसका विरोध करता है। लेकिन इसी विरोध की वजह से उसे दूर करने के चक्कर में गलती से डैनियल नीचे गिर जाता है और सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है,
जिस वजह से वो पानी से बाहर नहीं आ पाता और उसकी मौत हो जाती है। और तब तक बाकी 8 वॉलंटियर्स भी वहां पहुंच जाते हैं, जिनको जब सच्चाई पता चलती है तो वो सभी मिलकर डैनियल की लाश को पानी में बहा देते हैं, ताकि सभी को ये लगे कि डैनियल डूबकर मरा है और साथ ही यामामोरी स्पोर्ट्स क्लब का नाम भी बचा रहे। अब सोफी प्रेजेंट में कहती है कि 1 साल बाद ये हादसा लगभग भुला दिया गया था, लेकिन मिसुम के दिमाग में ये ताजा था, इसलिए उसने सोचा कि इस घटना पर असली नॉवेल लिखी जाए। लेकिन जब इस नॉवेल की कहानी मेरी सेक्रेटरी को पता चली तो उसे समझ में आ गया कि पानी में फेंका गया किरदार डैनियल था, जो उसी बोट में था। और इसके बाद मेरी सेक्रेटरी ने उन सभी को मारना शुरू कर दिया जो उस वक्त वॉलंटियर थे। लेकिन इसी बीच शिंको को मारते वक्त वो खुद मर गई और सच्चाई सभी के सामने आ गई। फिर हम देखते हैं कि इस मिस्ट्री के सुलझने के बाद सोफी पछतावे के साथ इस कहानी पर अपना नॉवेल लिखना शुरू करती है, क्योंकि उसे पता था कि अंत में हत्यारा उसकी सेक्रेटरी ही निकलेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। लेकिन अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।